है। आपने बार बार ट्रेनिंग की बात करी है, तो यहाँ पर अब सवाल जो है जितेंद्र सर पे जाता है मेरा। लेकिन सबसे पहले ये भी बताऊंगी कि गूगल पे ने बड़ा सर्च किया जाता है और ये इंटरनेट सेंसेशन भी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी फिटनेस के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आप एक जवान तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। जी, सर्वप्रथम आपको मैं दूसरे सालगिरह के लिए धन्यवाद देता हूं, आपकी टीम को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि बार बार हमसे पूछा जाता है कि प्रशिक्षण में आप नया क्या करना चाहते हैं जी, तो मेरा सबसे बड़ा जो जोर होता है, जो जब से मैं यहाँ आया हूँ, संवेदनशीलता बढ़ाने की बात बार बार की जाती है। तो हम कहीं न कहीं अपने जो ट्रेनिंग स्टाफ है उसमें ये कोशिश करते हैं कि मानवीयता का अंग उसमें जोड़ा जाए। मैं एक शेर से उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी हमारी फीलिंग होनी चाहिए कि खुदा मेरी आंखों को दे दे समंदर, फकत आंसुओं से न मेरा गुजारा, और कहीं कोई बेबस बहाता है आंसू, यहां भीग जाता है दामन हमारा। तो हम अपना दामन ऐसा करें जो एक पीड़ित के दर्द से तर हो, नम हो। जहां हम टेक्निक सिखाते हैं, जहां हम उन्हें टफनेस सिखाते हैं, वहीं हम कोशिश करते हैं कि मानवीयता भी उनके अंदर जोड़ी जाए, जिसकी शिकायत अक्सर जनता को होती है। कई बार हमारा जवान कठिन परिस्थितियों में काम करता है, हम उसमें ध्यान नहीं देते कितनी विषम परिस्थितियों में वो काम करता है। जब जून के महीने में धूप में खड़े होकर 12 घंटे तक ट्रैफिक के जवान हमारे हैं, इतने पोल्यूशन में खड़े होकर काम करते हैं। कई बार आदमी परिस्थितियों से भी उसके व्यवहार पे अंतर आता है, लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में भी हम अच्छे हों, हम जनता के लिए मिसाल बने। मैं फिर एक सिर्फ बताता हूं कि इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, इत्र लगाने से तो मुर्दे भी महक उठते हैं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जवान ऐसा किरदार बनाएं समाज के लिए, ऐसा आईना बने कि लोग उनकी मिसाल दें। दिल्ली पुलिस अपने आप में एक अगर फोर्स है, दिल्ली पूरे इंडिया की या वर्ल्ड की, तो हम अपने जवानों को, आप देखिए नया लॉ भी बदला है जी, उसमें भी ये बात यही की गई है, दंड की जगह न्याय को जोड़ दिया गया है कि न्याय को हम प्रधान बनाएंगे, न्याय पे काम करेंगे। तो हम अपने जवानों को आजकल खासकर बहुत चैलेंज है कि नए कानूनों के बारे में बताना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके साथ साथ नए नए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉ आ रहे हैं, नए नए स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन सारी चीजों को कंपाइल करके अपने जवानों तक ये बात पहुंचाना। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाती है कि जैसे अब हमारे नए कानून आ गए हैं, तो यहाँ पर आपसे ही पर्टिकुलर सवाल है, आप एकेडमी को हेड कर रहे हैं, किस तरीके के मॉड्यूल्स अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं? क्योंकि मैं अगर बात करूं पुलिसिंग की, तो मैंने अपने आप में भी काफी चेंजेस देखे हैं, इतना टाइम लंबा स्पैन रहा है। पहले ट्रेडिशनल पुलिसिंग हुआ करती थी, ट्रेडिशनल क्राइम हुआ करता था, हम उसी तरीके से एक्टिव पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन उसी तरीके से होती थी। लेकिन अब एकदम से हम सब लोग साइबर एरा में जी रहे हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, जैसे भी शशांक जी ने भी बताया कि नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। हमारे साइबर क्रिमिनल्स ले लीजिए, या जितने भी आजकल के बच्चे भी थोड़ी बहुत शरारत में साइबर क्राइम को, ऑफेंस को कमिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग किस तरीके के मॉड्यूल्स डिजाइन कर रहे हैं जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए? क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, एक हमारे 55 साल का अगर दिल्ली पुलिस का जवान है, और एक अगर हम बात करें नया भर्ती हुआ, तो बहुत डिफरेंस है। तो मॉड्यूल्स किस तरीके से आप लोगों के डिजाइन हो रहे हैं? देखिए, जैसा आपने सही कहा, साइबर पुलिस पे काफी जोर है इस समय, क्योंकि क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है। अब आजकल घर बैठा आदमी लोगों से करोड़ों रुपए लूट लेता है, और वो रुपए लूट लेता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं क्राइम करने की जरूरत नहीं। वो अपने कंप्यूटर पर बैठ करके और इस तरह से तमाम तरह से एक्सप्रेस करके आपको दबाव डाल के वो आपको लूट लेते हैं। ऐसे में हम अपने लोगों को, अपने जवानों को साइबर क्राइम के प्रति अवेयर कर रहे हैं। तमाम साइबर थाने खोले गए हैं जी। मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो साइबर थाने के लिए पोस्टिंग की बात हो रही है, उसमें भी अभी सीपी साहब ने ये बात की है जी कि हम उनका एग्जाम लेंगे पहले, जो सक्षम लोग होंगे उन्हीं को साइबर पुलिस में, एसएचओ ग्रुप में लगाया जाएगा। उनका अलग से सिलेबस बनाया जा रहा है। तो हम इस तरह तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो उस चीज को जानते हैं उनको ही वहां पे पोस्ट करें, ताकि वो वहां पे अपनी डिलीवरी दे पाए। तो हम बिल्कुल साइबर पुलिस की तरफ अपना जोर है, और नई नई टेक्निक्स, और हमारे जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम पैनल पे उनको लेते हैं जी, उनसे अपने लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो आज की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो सके। तो रचना मैम, मैं आपसे आपका जो सवाल है,
कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए यूनिवर्सिटी साइबर क्राइम को लेके। तो शशांक जी और जितेंद्र जी से सवाल कीजिए। नमस्ते, मैं प्रोफेसर रचना हूँ और जीआईटी में पढ़ाती हूँ और सबसे पहले उपेंद्र राय जी की वाइफ हूँ। चर्चा हो रही थी मिताली से, और अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में आपने देखा होगा कि डीपीएस आरकेपुरम और बहुत सारे स्कूलों में जो है वो एक बॉम्ब थ्रेट जो है वो निकला, और हर बार हमें लग रहा था कि जैसे सच में तो बॉम्ब थ्रेट नहीं है, लेकिन मन में कहीं ये भी था कि नहीं नहीं, ये बॉम्ब थ्रेट नहीं है, किसी बच्चे की करतूत है और किसी ने किया होगा। लेकिन स्कूल पूरी अपनी जो है वो कोताही नहीं बरत रहा था, सब बच्चों को बाहर बार इवैक्यूएट किया गया। कम से कम आई थिंक 5 या 6 बार हमारा बेटा भी डीपीएस आरकेपुरम से वापस आया। उसके बाद भी 2-3 बार थ्रेट आई, और बाद में आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू है कि नहीं, कि किसी बच्चे ने ही इसको धमकी को क्या गया था। अब मुझे पता नहीं कि इस समय वो बच्चा कहाँ है, क्या है और कैसे है। और उसने खाली मंडे टेस्ट से बचने के लिए जो है इस तरह की थ्रेट वो करता था, और 2-3 बार मंडे टेस्ट नहीं भी हुआ। मंडे टेस्ट में आपको बता दूं कि डीपीएस आरकेपुरम की बहुत पुरानी परंपरा है। हम पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं मंडे टेस्ट से कि क्यों नहीं ये ट्यूसडे को करते, क्यों नहीं ये वेडनेसडे को करते, हमारा वीकेंड खराब हो जाता है। तो आज की डेट में हम सभी पेरेंट्स जो हैं या सब टीचर, सभी लोग इसको झेल रहे हैं कि बच्चे आजकल कंप्यूटर पे, मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। और अगर मुझे अपना मोबाइल सेट करना होता है तो मैं बच्चे को पकड़ा दी, बेटा मेरा मोबाइल सेट कर देना, वो फटाफट कर देता है। तो दे आर फार अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी एंड डीलिंग विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज बनाने के लिए भी, इसके अगेंस्ट पॉलिसी बनाने के लिए भी किसी मतलब बहुत ही दिग्गज टेक को ही इसमें लगना पड़ेगा, जो जानता है कि क्राइम वाला इंसान कितना आगे सोच सकता है। उससे आगे की सोच रख के हमको चलना पड़ेगा इससे बचने के लिए। और आजकल जो हम फोन पे भी सुनते हैं, जो वार्निंग्स है हमें दी जाती हैं कि इससे बचिए, डिजिटल अरेस्ट से बचिए, तो वो सब चीजें भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक बात और मैं सोच रही थी कि एआई के जमाने में जब हम अपनी इंटेलिजेंस, वो भी हजारों लाखों करोड़ों की इंटेलिजेंस जब हम एक मशीन को दे रहे हैं, तो मुझे तो बहुत फ्यूचर बड़ा डरावना सा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मशीन हमें टेक ओवर कर लेगी और हम उसके स्लेव बन के रह जाएंगे। ये समस्या जो है आपकी भी, शशांक जी की भी, सर की और मेरी भी है, क्योंकि हमारे बच्चे भी ग्रोइंग एज में हैं। क्या रेमेडीज है? और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा तैयार कर लीजिए आप अपना सवाल, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपसे भी सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि आप में से एक छोटा सा बच्चा था जिसने ये खुरापात करने की कोशिश करी थी। आप सबसे पहले तो अवेयरनेस और किस तरीके से बचना चाहिए और बच्चों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो जितने इस तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं या कोई इस तरह कॉल आती है, कृपया उसे काट के एक बार दोबारा आप कॉल करें। जैसे कहते ना, वो उनका फादर बोल रहे हैं, उनका बेटी बोले, तमाम तरह की जो ये ब्लफ करते हैं ना कि मैं वो बोल रहा हूं, आप काट के अगर आप मिलाएंगे या उस नंबर पर मिलाएंगे तो वो उस नंबर से डायल नहीं आएगा। कई बार लोग नंबर वीपीएन कॉल से थ्रू करते हैं, आप ही का नंबर दिखेगा। तमाम फेक साइट ऐसी हैं जहां पे आपका नंबर डालेंगे तो उसी नंबर से कॉल आएगा, लेकिन अगर आप दोबारा कॉल करेंगे उस नंबर पे तो वहां कॉल नहीं जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी कॉल आती है, कृपया उसे काट दें। और इस तरह के तमाम इतने बार प्रचार किया जाता है कि पुलिस आपको ऑनलाइन अरेस्ट कर रही है और इस तरह से भेज रही है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम कहीं भी नहीं है पूरे इंडिया में। किसी भी पुलिस में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको ऑनलाइन अरेस्ट किया जाए, आपको ऑनलाइन बार्गेन किया जाए, या इस तरह की जो चीजें होती हैं। आप उस प्रेशर में आते हैं, ये ठीक नहीं है। तो बचने का तरीका यही है कि मैक्सिमम जिस तरह कॉल आती हैं आप उसे काटें और किसी ऑथराइज पर्सन से बात करें। पुलिस है लोकल, या आपने जो हेल्पलाइन है वहां पे बताएं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई बार्गेन कर रहा है कि हमने एक फोटो रख ली है, तमाम लोग जिन्होंने कुछ भेजा भी नहीं है कि आपने एक वो भेजा है, आपका आधार कार्ड यूज हो गया है, आपका मोबाइल नंबर कट जाएगा, तमाम तरह के इस तरह के फोर्स काम कर रहे हैं लोग। इन सबका यही इलाज है कि आप उसको काटिए और लोकल जो अपनी अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी है, उनसे संपर्क करिए, वहां पे लॉज करिए। डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये एक नई टेक्निक है, इसके मिसयूज भी होंगे, वी कांट स्टॉप। ये टेक्नोलॉजी तो आगे आएगी और हर चीज का फायदा और नुकसान होता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने वेरियस डिपार्टमेंट्स संभाले हैं और मैं सीएमडी साहब से भी ये गुजारिश करूंगी कि वो अपना सवाल रखें। हमारी कुछ ही दिन पहले बात हो रही थी तो हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और ड्रग्स के ऊपर बात कर रहे थे कि किस तरीके से लोग ट्रैफिक बाय रोड भी ड्रग्स को ट्रैफिक करते हैं और ड्रग्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। इन्होंने मुझसे डीप वेब, डार्क वेब की भी बात करी थी। किस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल किया जाए? सवाल साधारण सा है, क्योंकि क्या होता है कि क्राइम जो है, जब राम का युग था तब भी चोरों का, डाकुओं का जिक्र आता है,
महाभारत में भी आता है, राजा हरिश्चंद्र के समय में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसा युग था जब क्राइम नहीं था और जब दंड का विधान नहीं था। क्राइम हमेशा था। और मैं एक अपनी बात कह रहा हूं तो एक आप लोगों को छोटा सा किस्सा सुना देता हूं। जब विश्वामित्र जी राम को लेके जा रहे थे तो बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ ने इस डर के मारे दिया कहीं विश्वामित्र जी श्राप न दे दें, लेकिन सारी डेस्टिनी अलग थी। वो क्यों लेके जा रहे थे उसके पीछे एक पर्पस था। लेकिन रास्ते में जब लेके जा रहे थे अपने आश्रम की तरफ, जहाँ यज्ञ करने के टाइम में मारीची, सुबाहु, ताड़का उनका यज्ञ भंग कर रहे थे, उनके तमाम जो असुर थे, तो राम ने पूछा कि गुरुजी ये कुछ पहाड़ की तरह रास्ते के अगल बगल चीजें दिख रही हैं आपके आश्रम से पहले रास्ते में, ये पहाड़ तो नहीं है लेकिन है क्या? तो विश्वामित्र ने कहा कि ये हजारों हजार ऋषि मुनियों के कंकाल हैं जिनको राक्षसों ने मार दिया है और उनको दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिली, इसलिए वो सड़क के किनारे इस तरह से पड़े हुए हैं और पहाड़ जैसे इकट्ठा हो गए हैं। ये रामायण में बाकायदे जिक्र है इसका। तो क्राइम अभी भी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी आदमी को आप ये बताइए, जैसे अभी मेरी वाइफ ने 2 दिन पहले मुझे कहा कि एक मेड रखना है, एक एजेंट का फोन आ रहा है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे सुरक्षा में 2-3 पुलिस वाले हैं, आप ये काम उनको दीजिए। वो उसकी साइकी, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझते हैं और वो ज्यादा अच्छा निर्णय कर पाएंगे हमारे आप से, क्योंकि उनका यही काम है, उनको इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है। हमको आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं है। जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर दिल्ली शहर में, या यूं कह सकते हैं कि जो सारे कॉस्मोपॉलिटन मेट्रो सिटीज हैं, वहां पे इस तरह के लोग जब रखे जाते हैं हायर करके किसी एजेंट के जरिए, और 10 में से 1-8 घटनाएं होती हैं, 100 में से 4-5 घटनाओं का एवरेज है। तो जो गार्जियन है, या भी बच्चे भी हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब हैं, कोई नया आदमी आपके घर में हेल्पर के तौर पे आ रहा है, मैं उसको सर्वेंट कभी नहीं कहता, हेल्पर कहता हूं, उसको कैसे पहचाने कि वो उसका, एक तो पुलिस बैकग्राउंड चेक करती है, वो भी बैकग्राउंड बड़ा बेसिक सा चेक होता है, लेकिन पुलिस तो चलो अपना काम करती है, लेकिन हमें कैसे एक तीसरी आंख पैदा हो, क्या क्या चीजों पे ध्यान दे जिससे कि हमारे परिवार की, हमारे जैसे हजारों लोगों के परिवार की जिंदगी पे खतरा ना आए, उनका जान माल सुरक्षा रहे। क्योंकि जीवन में आदमी 3-4 चीजों की सुरक्षा चाहता है, धन की, प्यार की, सम्मान की सुरक्षा तो चाहता ही चाहता है, तो वो सुरक्षित रहे। इस तरह की कोई बात बताएं तो मुझे लगता है सबके काम की बात होगी। मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो हम सर्वेंट पहले रख ले, हेल्पर जो भी कह रहे हैं आप, रख लेते हैं पहले जी, वेरिफिकेशन बाद में कराते हैं, और अक्सर काफी हद तक घटनाएं इस पीरियड में हो जाती हैं। बहुत सही कहा आपने। तो पहले तो ये देखें कि बिना वेरिफिकेशन के मत रखें। दूसरी चीज, कई बार माइनर सर्वेंट्स या हेल्पर वो लेके आते हैं, आप रख लेते हैं और वो क्राइम है। 18 साल से पहले किसी से काम कराना फेयर नहीं है ये, तो इसमें फिर आप एक अलग तरह से आप पे क्राइम अटेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि बिना वेरिफिकेशन के न रखें, क्योंकि निसंदेह आपने 1 हफ्ते पहले रख लिया कि चलो फॉर्म भर देते हैं, भेज देते हैं, पुलिस वहां नहीं कर पाई, थोड़ा लेट हो गया, उसी बीच वो क्राइम करके चला गया। जो 90% घटनाएं हैं वो ऐसी ही हैं। अगर उसका वेरिफिकेशन एक बार हो जाएगा और अगर ऑथेंटिक निकलेगा तो वो डरेगा, 99% डरेगा। अब बात यह है कि कई बार तो लोग जानते हैं कि हम मर्डर करेंगे तो हमें फांसी होगी, फिर भी वो मर्डर कर रहे हैं। तो जिसका मेसेरिया बना हुआ है उसको तो रोकना बहुत कठिन है, बट लेकिन हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर वेरिफिकेशन के बाद ही सर्वेंट रखें। ऑथराइज सेंटर से लोगों को लें, कोई भी लाके हाँ सर ये हमारा पर्ची था, फोन करके दे दिया, आपने रख लिया, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, अचानक उसका नाम भी गलत है, सब कुछ गलत है। मैं पोस्टेड था एक जगह, किसी ने ड्राइवर रख लिया अचानक, ऐसे ही 4-5 दिन उसने गाड़ी चलाई, गाड़ी लेके भाग गया वो। बाद में उसका सारा फेक था, टोटल जो उसका आधार कार्ड था, पैन कार्ड, सब कुछ फेक था। ये सब 500 रुपए में बनते हैं, 1000 रुपए में बनते हैं। तो इन चीजों के नाम पे आप विश्वास न करें जब तक वो वेरीफाई ना हो ऑन रिकॉर्ड। वेरिफिकेशन के बाद रखेंगे, किसी भी आदमी का अगर रिकॉर्ड एक बार जनरेट हो जाएगा वो आदमी क्राइम करने से डरेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, और वैल्यूएबल चीजें घर पे न रखें, तमाम सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो लगा के रखें। देखिए हम गाड़ी रखते हैं, 1 करोड़ की गाड़ी रख ली, 10,000 का अगर उसमें हैंडल लॉक लगाना है कोई लगाने को तैयार नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक गियर लॉक होता है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता, एक चिप है, कोई लगाने को तैयार नहीं होता। ये 3 चीजें अगर लगा ली जाए तो 90% गाड़ी चोरी रुक जाएगी, 95%। कोई चोर इन तीनों चीजों को तोड़ के चोरी नहीं कर सकता। लेकिन हम ये चीज नहीं करते हैं, 20 लाख की गाड़ी खड़ी है, 10 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, सड़क पे छोड़ के चले गए। तो इतनी वैल्यूएबल चीजों को हम सड़क पे छोड़ देते हैं,
और फिर कहते हैं कि तो गायब हो गई या नहीं मिल रही है। हमने क्या प्रिकॉशन लिया इतनी इतनी कीमती चीज के लिए? दरवाजे रखते हैं, कमजोर हैं, आपका लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी है, ताला लटका रखा है, आपने एक पैर मारेंगे टूट जाएगा। हमने क्या लोहे के गेट लगाया? क्या हमने जो इंटरलॉकिंग गेट होते हैं वो लगाए? प्रिकॉशन हमें भी रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल है, जैसे आपने बोला कि वो उसका सारा जो क्रेडेंशियल्स थे वो फेक थे। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, अक्सर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं सीता उतापुर टाइप के, वहाँ से आते हैं। अब होता है कि वो दिल्ली आ गए, तो जैसे मान लीजिए ग्रेटर कैलाश थाना है जहाँ मैं रहता हूँ GK1 में, तो क्या ये व्यवस्था है, पुलिस को एक्सेस है कि वो क्राइम कहीं और किया है तो अगर उसका वेरिफिकेशन गया तो ऑल इंडिया में कहीं क्राइम हो वो पुलिस वेरीफाई कर लेती है? देखिए, हमारा एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें आप कहीं भी कभी भी रिकॉर्ड क्राइम करेंगे जी, उस रजिस्टर नंबर 9 होता है हमारा जी, उसमें उसका प्रोफाइल मेंटेन होता है, उस नाम से जहां भी अपराध करेगा वो जी, उस रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी, कहीं भी करे पूरे इंडिया में आकर के वहां मेंटेन होगा। और जब हम क्रॉस चेक करते हैं तो वहां से आता है वेरीफाई होके। थोड़ा टाइम लगता है बाहर का अगर कोई रिकॉर्ड है, बट हो जाता है, और अगर कोई रिकॉर्ड है तो मिल भी जाता है। वी हैव द रिकॉर्ड। ये बहुत अच्छी सूचना है, इसको यहाँ बैठे सभी लोग इसको ध्यान रखें और समझें। और मुझे लगता है कि मैं अपनी श्रीमती जी को भी बोलूंगा कि भाई वेरिफिकेशन कराने के बाद ही डोमेस्टिक हेल्प घर में घुसाइएगा। बात यह है कि थोड़ा काम करने की तुरंत काम वाला मिल गया, अरे रखते हैं, ठीक है, वेरीफाई करा लेंगे। हाँ, ये बात आप अक्सर यही होता है, मैं बता रहा हूँ आपसे, हर क्राइम में 99% क्राइम में यही हुआ, आप पता करके देखिए। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्रिमिनल बहुत ही कम रिकॉर्ड क्राइम करते हैं, या तो भाग जाएगा, अगर आप वेरीफाई करोगे पहले भाग जाएगा। आधे लोग तो रिकॉर्ड नहीं देते, आप मांग लो कहीं नहीं साहब, अगले दिन से वो आपको आएगा ही नहीं, वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा, जानता है कि यार वेरीफाई कराने दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि किसी का अगर ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, जानता है पकड़ा जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं, वही क्राइम करेगा जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई हो गया 99% क्राइम नहीं करेगा। बट अगर कोई आमदा है, जैसे कहते हैं भाई अब मर्डर कर रहा है जानबूझ के आदमी कि मैं तो फांसी खा लूंगा, देख लूंगा, तो इस तरह कोई क्रिमिनल अगर है तो उससे बचना तो थोड़ा मुश्किल है। बट यस, वी कैन मेक मैक्सिमम प्रिकॉशन। नंबर्स अपने पड़ोस के यहाँ शेयर करके रखें। अलार्म सिस्टम है, कई तरह के तरीके हैं कि हम अलार्म बता दें, आपने बजल दबा दिया, बगल में पड़ोस में अलार्म बज रहा, ऐसे कई तरह के प्रिकॉशंस हैं हम रख सकते हैं कि अगर कोई बचता है भाई तो थोड़ा सा देख लेना क्या हो रहा है। हमारे यहाँ आई ईयर्स स्कीम चलाई गई है कि पड़ोसी के माध्यम से हम जाने, एक दूसरे को शेयर करें, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, वी हैव टू टेक केयर। जितेंद्र सर, एक ना आप शेरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, सेशन का वक्त भी पूरा होने वाला है, तो एक बात आपसे मैं कहूंगी और आप शायराना अंदाज में गाकर ही बताइएगा। अक्सर देखा जाता है कि कई बार आप लोग बेरुखी का जो रवैया है वो भी देखने को मिलता है, उसके बाद भी बड़े पोलाइट और विनम्र तरीके से आप जो है सारी सिचुएशंस को डील करते हैं, और कई बार पुलिस जो है वो सख्ती से भी पेश आती है। यहाँ पे मेरे दर्शक भी बैठे हैं, कई लोग मुझे जो है लाखों करोड़ लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। शायराना अंदाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कई बार आपने एक दो जगह अगर आप पुलिस को देखा होगा कहीं उग्र होते हुए, कई बार आपने ये नहीं देखा कि हम बड़ी बड़ी जब रैलीज होती हैं, पत्थर पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं, वहां भी हम खामोश खड़े रहते हैं। तो कई बार सुनना पड़ता है, जनता की आवाज है। मैं दो लाइनें सुनाना चाहूंगा कि ये अलग बात है दिल्ली पुलिस के हर जवान के लिए कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस के जवानों को सलाम है। और जैसा सर कह रहे थे कि 58 साल 60 साल का जवान होता है, हम थकते नहीं है सर। दो लाइनें इसके लिए भी हैं कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों का हौसला हूं मैं, और किसी हुजूम की तलाश न कर, एक अकेला ही काफिला हूं मैं। क्या बात। दिल्ली पुलिस के लिए, हर जवान के लिए ये लाइन है सर। मैं अब CMD साहब से सेशन को वाइंड अप करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज स्टेज पर आके सम्मानित करें। और एक बार मैं अपनी पूरी क्राउड से बोलना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस के हर जवान के लिए बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।